ऊना की घटना जब से हुई और दलित प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो मुस्लिमों की भागीदारी हुई और गौ हत्या के नाम पर जिस तरह से मुस्लिमों को पहले प्रताड़ित किया जाता था, उसके बाद दलितों की बारी आई। तो अब पूरे देश में एक एलायंस बनता दिख रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो। यूपी में चुनाव है, बड़ा राज्य है, पीएम उसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रहे हैं। दिल्ली की सत्ता भी यूपी से निकल कर आती है। आप यूपी चुनाव में किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं? मुस्लिम को साथ आने के बाद बहुजन एकता की जो बात होती थी, जो कांसी राम सोचते थे, क्या वो इस बार लग रहा है कि बहुजन एकता धरातल पर दिख रही है और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है यूपी चुनाव में? देखिए, 2 मुख्य प्रश्न आपने मुझे पूछे हैं। पहले तो ऊना के बारे में और बाद में यूपी के बारे में। जहाँ तक ऊना का मामला है, ये जो एट्रोसिटीज़ आपने सबसे पहले मुझसे पूछा था कि शैक्षणिक संस्थाएँ जो है, विद्यालय जो हैं, इसमें किस भारी मात्रा में हमारे पढ़े-लिखे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मतलब आप देखिएगा कि जो अलग-अलग स्तर है, अगर पढ़ा-लिखा स्तर है उसके साथ भी अत्याचार करा रहे हैं, महिलाओं के साथ भी करा रहे हैं। जो शिक्षक वर्ग है, अशिक्षित वर्ग है, अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर है और जो दबा-कुचला और गाँवों में रह रहा है और पूरी तरह से दिहाड़ी के ऊपर जिसका जीवन अवलंबन है, बसा हुआ है, उसके साथ तो हो ही रहा है। तो इस पूरे समाज को अगर ये बोलने लग जाए, अगर यह आवाज़ उठाने लग जाए, तो उसके साथ प्रताड़न होता है। अपने अस्मिता को लेकर आए या अपने आप को असर्ट करना शुरू करे, अगर इनको जवाब पूछना शुरू करे, ब्राह्मणवादी ढांचे में जो इसके लिए निहित प्रैक्टिसेस है कि इसने ऐसा रहना चाहिए, इस तरह से नहीं रहना चाहिए, गाँव में किस तरह से, महिलाओं ने किस तरह से रहना चाहिए, इनकी महिलाओं के ऊपर हमारा हक और अधिकार है, जब चाहे हम इनको रेप कर सकते हैं, जब चाहे इनका उपयोग कर सकते हैं और रेप करके मार भी सकते हैं और तो हम लोग तो पकड़ा नहीं जाएंगे। ये तरह का एक वातावरण, इम्प्यूनिटी का वातावरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इम्प्यूनिटी मतलब बिना किसी डर के और धर्म के नाम पे उसको सही भी माना जाता है। आप पूछिए किन किन लोगों को, तो वो कहेंगे ये तो हमारा धर्म है और हम धर्म के हिसाब से ही कर रहे हैं। तो यह जो एक वातावरण इस तरह का बना हुआ है, तो ऊना की घटना को रोहित वेमुला की घटना से अलग नहीं देखा जा सकता, ना ही जो भगाना कांड में हुआ या हरियाणा में 15 या 1 महीने के अंदर 42 रेप्स हुए थे और जितने भी जहाँ पर भी मैसेकर्स हो रहे हैं, घर जला रहे हैं, आप आए दिन आपका तो चैनल दिखा ही रहा है कि किस तरह से कितनी घिनौने और हीनियस तरह के क्राइम्स शेड्यूल कास्टों के ऊपर हो रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं। पहले शिक्षा और इनके संसाधनों से विमुख रख के इनको इस स्तर पर लाया गया। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार अगर कोई है तो कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी सरकार ने खेत की गई हुई ज़मीन के ऊपर बीज बो दिए हैं, लेकिन ये ज़मीन को तैयार करने के लिए कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। तो इसलिए कभी भी मैं नहीं कहूँगी कि यह सब कुछ अभी हुआ है। दोनों एक साथ मिले भगत, और इसके लिए कम्युनिस्ट भी उतने ही जिम्मेवार है, क्योंकि वो सारा समय चुप रहे हैं या जो इश्यूज़ नहीं थे उनको इश्यूज़ लेकर बना के हमारे लोगों का दोहन करते रहे हैं। और वो तो यूना की जो घटना है, यह किसी भी समाज को, अगर आप उनको इतने तरीके से जानवर की स्थिति में पहुंचा दो और फिर उनके साथ जानवर के जैसा बर्ताव करो, तो जानवर में की स्थिति में पहुंचाने के लिए यहाँ का एलपीजी है, जो कि जिसने कि पूरी तरह से शिक्षा को प्राइवेटाइज़ कर दिया है। उनका आप देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से प्राइवेटाइज़ किया हुआ है। अगर ऊना के 4 लोग, अभी मैंने पढ़ा कल परसों में कि 4 लोग वह फिर से दोबारा, एक तो वो गाय का काम नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर बॉयकॉट हुआ, और वो पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से, उनके पास ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होने की वजह से मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि अगर वो फिर से जाके वही काम शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, मतलब मन मस्तिष्क और जिसको कहते हैं कि धन होने के बावजूद शिक्षा का अभाव किस तरह से एक पूरी समाज को किस तरह से गिरा सकता है। और तभी ज्योतिराव फूले ने, बाबा साहब ने, पेरे रामास्वामी और जितने हमारे महानायक हुए हैं, उन्होंने, जहाँ ब्राह्मणों ने शिक्षा को कोडिफाई करके सीक्रेट नॉलेज रखा, इन लोगों ने उसको डीकोडिफाई करके आम आदमी में, सब लोगों में, उस तक बहुजन समाज तो में इसका लेके गए। यूपी चुनाव में क्या इम्पैक्ट देख रही हैं? वो एक जो एकता बन रही है, दलित मुस्लिम एकता की बात हो रही है, बहुजन एकता की बात हो रही है, इसका यूपी चुनाव में किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं? एट्रोसिटीज़ तो बहुत भारी मात्रा में किया है ये हुक्मरान लोगों ने, बीजेपी सरकार ने। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एट्रोसिटीज़ करने से उनको कुछ बुरा लगा है या कुछ वह उस चीज़ को मतलब बेटर करने की दिशा में कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल ही बीजेपी की सरकार
उना के ही प्रताड़ित लोगों को बौद्ध भिक्षु के माध्यम से पूरे स्टेट में घुमाने कर उसको एक अहिंसावादी वातावरण बनाना, मतलब दोगली भूमिका नहीं, यह बहुत ही ज़्यादा ये भी एक एट्रोसिटी है। दरअसल आप इसको भी देखा जाए तो एक तरह की एट्रोसिटी है, किसी के भय, किसी के कमज़ोरी के इस तरह से दोहन करना। तो जहाँ तक यूपी की सरकार के या यूपी के चुनावों के ऊपर इसका किस तरह से असर पड़ेगा, देखिए यहाँ पर बहुत सारी धाराएं आ रही है। यूपी मतलब मायावती जी और बीजेपी और जो वहाँ पर कांग्रेस का तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ अभी समाजवादी पार्टी तो इनका ही नहीं है। अभी बीजेपी खुद के बलबूते पे तो आ ही रही है, लेकिन शेड्यूल कास्टों के बीच में से भी कई दलालों को और स्टूजर्स को लेकर वह लोगों को एट्रोसिटीज़ के मामले पर वो यह नहीं कर रहे हैं, वो यह नहीं कह रहे हैं, और मैंने ये स्वर देखा भी नहीं है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए, कि क्योंकि शिक्षा के अभाव में, क्योंकि जॉब्स नहीं होने की वजह, रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं चाहिए इनको मूल निवासी बहुजन समाज का, यह नहीं होने की वजह से इनकी ये हालत है, इसलिए एट्रोसिटीज़ हो रही है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं लॉस को स्ट्रांग बनाओ, इसको स्ट्रांग बनाओ, हमारे पे मत करो, गिड़गिड़ा रहे हैं। या ब्राह्मणवादी मीडिया भी गिड़गिड़ा है। कई पत्रकारों को मैंने देखा है वो अपने ओनर्स को, कॉरपोरेट मीडिया के लोगों को और खुद के ही समाज के लोगों को गिड़गिड़ा रहे, अरे भाई मारो मत इनको, अरे भाई ऐसा मत करो। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि एलपीजी के ज़रिए जो हुआ है शिक्षा का टोटली ये हुआ नॉन इम्प्लीमेंट, इनको नौकरियां नहीं है, इनको प्रोस्टिट्यूशन में जाना पड़ रहा है, इनको गाय और काऊ का और मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम करने पड़ रहे हैं। यह हमारे देश के ऊपर एक ब्लॉट है, कलंक है, इसको इस तरह से निपटाया जाना चाहिए, यह कोई नहीं बोल रहा है। एट्रोसिटीज़ का मसले को एक इशू बना दिया गया है, ब्राह्मणवाद का मसला है तो वो इशू को लेकर फिर अभी बहुत सारे लोग मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को। अशोक भारती जी कर रहे हैं, उधर प्रकाश आंबेडकर कम्युनिस्टों के साथ में रह के उसको ये कर रहे हैं। ये कांसीराम ने कहा था, मुझे उनकी लाइन याद आ रही है कि जब भी वोट लेना होगा तो आपको हिंदू कहा जाएगा, और जैसे ही आप वोट ले लेंगे तो आप नीच जाति के हो जाएंगे। तो इसको भी जो, और ख़ासकर लेफ्ट की बात करें तो उसमें कभी वर्ग की बात होती थी, जाति की बात नहीं होती थी, लेकिन अब वो जाति को लेकर डिस्कोर्स शुरू हो गया। तो जो बहुजन समाज है उसे एक ऐसा लीडरशिप चाहिए जो बहुजन समाज से निकला हो, चाहे लेफ्ट हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसमें लीडरशिप बहुजन समाज के हाथ में नहीं है, वो तो अपर कास्ट लीडरशिप है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो बहुजन समाज की तरक्की तभी हो सकती है जब उसका नेता या तो फूले हो, अम्बेडकर हो, कांसीराम हो, या कोई बहुजन समाज का ही निकला हुआ नेता हो। देखिए थोड़ा सा मैं इसको विस्तृत में बताना चाहूँगी आपको। जहाँ तक यूपी इलेक्शंस का मामला है, वहाँ पर फ़िलहाल तक मतलब जो मायावती जी ने काम किया है वो सराहनीय है, और एक बहुत ही पर्याप्त तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही नहीं तो मतलब बहुत सारी सिचुएशंस उन्होंने वहाँ पर अपने हयात में की है। अच्छा सुकुशल राज्य रहा है उनका। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं, जिस तरह से लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, रिलीजियस स्तर पे मुसलमान और जाति के स्तर पे बहुजन समाज, तो एक पूरे देश में जिस तरह से मोदी के समय एक एकता बनी थी हिंदुत्व की, और उनको पूरे केरला से लेकर पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को वोट मिला, तो आपको नहीं लग रहा है जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं तो ये दलित मुसलमान जो है वो पूरे देश में एक हुए हैं और वो एक पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि वही एक पार्टी है जहां लीडरशिप कम से कम गैर सवर्ण के हाथ में है। एट्रोसिटी के मुद्दे को लेकर क्यों ना हो या अलग अलग मुद्दों को लेकर क्यों ना हो, अभी देखिए कुछ ही दिनों के पहले आम आदमी पार्टी और बाकी दो चार और बहुजनों की कुछ स्वघोषित लीडर लोगों ने पटेल समुदाय को यूपी में लेके गए और एक तरह से मायावती जी के खिलाफ मतलब एक भूमिका बनाने के इसे, तो ये बाहर का संघर्ष भी बहुत है उनके लिए, ये उनको निपटना पड़ेगा। तो आप बामसेफ में हैं, कांसीराम ने उनकी स्थापना की। मैं बात करूंगा आपसे बामसेफ। आपको लगता है कि जो जिस पार्टी की उन्होंने स्थापना की वो सही लीडरशिप की, अभी जो जितनी हो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जिनके हाथ में लीडरशिप है बीएसपी की, तो वो लीडरशिप सुरक्षित है? देखिए ऐसा है कि आइडियोलॉजिकली फ़िलहाल मायावती जी कंपेयर टू अदर पीपल, मतलब अगर कोई भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो या अपनी पार्टी लेकर भी कई लोग आए हैं, जैसे कि माने जी है और मिस्टर मेश्राम है, ऐसे कई दो चार लोग और भी आए हुए हैं। तो आइडियोलॉजिकली और समाज के लिए जो एक रुख रखना चाहिए उसमें तो फ़िलहाल है।
अगर बाम सेफ की बात करें तो जो कांसीराम ने जिस बाम सेफ की स्थापना की थी, 17-18 साल आपको भी हो गए हैं, तो बाम सेफ को जिस लिए बनाया गया था कि वो नौकरी पेशा लोग हों, समाज में जो मेन स्ट्रीम में लोग हों, वो पे बैक टू सोसाइटी करें। तो उस लिहाज से आप बाम सेफ के काम को किस तरह से देखती हैं और बाम सेफ का आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, चूँकि आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं? तो और आपको क्या लगता है कि बाम सेफ किस तरह से जो जितना उसने काम किया बाम सेफ के तब जिस तरह से काम हुआ है, बीएसपी वहीं से निकली है, तो किस तरह की भूमिका बाम सेफ की देख रहे हैं और भविष्य में क्या प्लान है? बामसेफ की देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि समाज में अभी तक बहुत ज़्यादा एक गलतफ़हमी है कि बामसेफ किसी एक व्यक्ति के नाम से जानी जाती है या जाएगी या इस तरह से। आप ऑर्गेनाइजेशनल साइंस को ले लीजिए या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ले लीजिए, मैनेजमेंट को ले लीजिए या ऑर्गेनाइजेशन पर से खुद ब खुद अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, तो ये एक कलेक्टिव लीडरशिप का मामला होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मामला होता है, ये कैडर बिल्डिंग का मामला होता है, यह आइडियोलॉजिकल बेस्ड होती है और आइडियोलॉजी बेस को चलाने वाले ये इंस्टीट्यूशनलाइज करने वाला मामला होता है। यह सिर्फ इसका मामला नहीं होता कि कुछ लोग उसमें ज्वाइन हो जाए, समाज से रिसोर्सेज ले, फिर वो रिसोर्सेज संगठन के अपने तक रखे और अपने मैं यानी संगठन और संगठन यानी मैं और प्राइवेट एंटरप्राइज करके उसको फैलाए। यह जो काम हो रहा है, यह अभी हम लोग बहुत बड़ी भारी मात्रा तक में समाज के सामने इस बात को ला चुके हैं और समाज भी अभी धीरे धीरे एक कलेक्टिव लीडरशिप के को अपनाने के लिए तैयार हो रहा है। आप देखिएगा आरएसएस को, आप देखिएगा कम्युनिस्ट पार्टी को, उनके सामने वो कुछ दिनों के लिए एक हाथ को झलकाते हैं, जैसे कि बीच में अभी राजा ढाले को झलका दिया, मिस डी राजा को झलका दिया समाज को इकट्ठा करने के लिए, या फिर अभी प्रकाश आंबेडकर जी को, जिग्नेश मेवानी जी को ला रहे हैं, तो कभी कन्हैया को ला रहे हैं, इस तरह का वो झलका देते हैं, लेकिन उनका ढांचा संस्थागत ही होता है और इसीलिए वो बहुजन समाज के ऊपर पल्ला भारी उनका इसी वजह से रहता है। यह बात समाज के पास बामसेफ के ज़रिए हम बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग लेके जा रहे हैं, मराठा समाज के लोग लेके जा रहे हैं, ओबीसी लोग लेके जा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट लेके जा रहे हैं, जो बामसेफ के मेंबर्स नहीं भी हैं लेकिन वेल विशर्स है, बामसेफ की इस समझ से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं और एक थिंक टैंक समाज में निर्माण हो गया है। यह थिंक टैंक बाबा साहेब फुले शाहू आम्बेडकरी आंदोलन और आइडियोलॉजिकल बेस्ड स्टैंड ले रहा है, ये संस्थागत लीडरशिप का स्टैंड ले रहा है, ये व्यक्तिवाद की पूरी तरह से खिलाफ है। यह वो स्टैंड ले रहा है कि हमारा मुद्दा हमारा अगुवाई, हमारी लीडरशिप, मतलब हमारी जो होगा वो हमारा होगा। हम लड़खड़ाएंगे, हम बोलने में थोड़ा देर कर देंगे, हमारे लोग समझने में देर कर देंगे, जो भी होगा सो देखा जाएगा, लेकिन करेंगे तो हम ब्राह्मणवाद के वादी लोगों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, हम ब्राह्मणों के ऊपर भी निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा है कि ब्राह्मण बहुजन समाज के अंदर में अगर आपकी राजनीति आता है या सामाजिक सुधार के माध्यम से भी आता है, जैसे भी माध्यम से आता है, या तो सैबोटेज करने के लिए आता है या आपको मिसडायरेक्ट करने के लिए आता है, और ऐसा ही होता रहा है और यही वजह है कि हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग, पहले तो आपने सुना होगा, एक बड़ी मज़ेदार आपको बात बताऊं मैं कि विश्वविद्यालय, आप भी मास कम्युनिकेशन में थे, विश्वविद्यालय में जाते होंगे, कम्युनिस्टों की मुझे मतलब लेनिन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि उन्होंने कहा है कि किसी के विचारों को अगर ख़त्म करना है तो उसके पुतले लगाना शुरू कर दो। हाँ, तो अभी तो ये हाल हो गए हैं, मतलब ये जो व्यक्तिवाद का भूत और एक तरह का ब्राह्मणवाद का जो एक वैचारिक दमन करने का जो ये है, इस तरह से हो गया है। और मूल्यवासी बहुजन समाज अपनी शक्ति समझ सद्विवेक बुद्धि का वापर करने के लिए दिन ब दिन इतना असक्षम होता रहा है, क्योंकि शिक्षा उसके पास नहीं है, साधन उसके हाथ में से जा रहे हैं। तो लेनिन ने ये कहा था कि उसके बूथ लगाना शुरू कर दो। आज हमारे लोग कई सारे बूथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आज तो बीजेपी के लोग आके, ब्राह्मण लोग आके, कांग्रेस के लोग आके बाबा साहब का सिर्फ नाम क्यों न ले लें, मतलब बूथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हार चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम ही ले ले तो हम बहुजन समाज के लोग यह कहने लग जाते कि अरे वो तो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, वो तो फुले साहब का नाम ले रहे हैं। तो इनकी समझ जो है इतनी ज़्यादा पैनी हो गई है और इसको एक बड़े दायरे में समझाने की कोशिश कर रहा है। आंदोलन में सबसे बड़ा कोई सा भी आंदोलन ले लो आप, चाहे ब्राह्मणवादी आंदोलन ले लो, स्टेटस कोइस्ट ले लो, कम्युनिस्ट ले लो, बहुजन आंदोलन ले लो, आंदोलन का एक मुख्य धारा होती है कि अपने दोस्त कौन और दुश्मन कौन, इसकी पहचान
होना। अगर जिस आंदोलन में जो आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, अगर वो कौन दोस्त और कौन दुश्मन अगर उसकी पहचान नहीं कर पाए, तो वो आंदोलन वहीं के वहीं रहेगा या पीछे जाएगा या वो पूरी तरह से सैबोटेज हो जाएगा। बामसेफ का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हमने अपनी बैटल लाइन और हमने अपना क्लैरिटी बहुत अच्छे से रखी हुई है। उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, उसको सिलेबस के माध्यम से एक ऑल्टरनेटिव सिलेबस निर्माण करके इस देश में एक सांस्कृतिक राजनीतिक सिलेबस, सारा का सारा सिलेबस देश में निर्माण करके हम हमारे लोगों को प्रशिक्षण कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये कैडर बेस्ड लीडरशिप और एक संस्थागत लीडरशिप ही इस हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज की राजनीति को सफल कर पाएगा। राजनीति चलाना एक बात, लेकिन राजनीति को पॉलिटिकल चेंज अलग बात है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एक अलग चीज़ है। और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के माध्यम से सोशल रेवोल्यूशन लाना, सामाजिक क्रांति लाना, ये बहुत अलग बात है। तो आज तक तो वो हमारे सामने स्थिति आई नहीं है कि हमने हमारे पॉलिटिकल का माध्यम का उपयोग हमारे सामाजिक क्रांति के लिए किया हो। पॉलिटिकल चेंज नज़र आ रहा है और हमारे लोग भी कभी किसी के नाम से तो कभी बीजेपी में जाके उदित राज जैसे, रामदास आठवले जी जैसे, या फिर आप बीजेपी के ओबीसी वर्ग के तो मेरे ख्याल से 70-80% लोग बीजेपी और कांग्रेस में हैं। उनकी तो अलग से कोई राजनीति नहीं चल रही है। समाजवादी पार्टी की अगर राजनीति चल रही है तो वो एक समूह, एक घटक के अंतर्गत यूपी भर के लिए है। तो अगर आप मुझे पूछते हैं कि हमारी क्या दशा, मतलब किस तरह से हम देखते हैं आने वाले दिनों में बामसेफ के काम से लेकर या बहुजन एक एंगल से लेकर, तो वो ये है कि जितनी ज़मीन जोती जाएगी बामसेफ के माध्यम से, बीएसपी के माध्यम से, कांशीराम जी के माध्यम से यूपी की ज़मीन को जोता गया, खत पानी डाला गया, वहाँ पर रिजल्ट्स मिले। जितना खत पानी, जितना वहाँ पर प्रयत्न किए गए, उसके अनुपात में वहाँ पे रिजल्ट्स दिखे। ऐसे ही प्रयत्न जब पूरे देश भर में होंगे तो वहाँ से फसल उगेगी और वहाँ पर हरियाली आएगी। तो इस चीज़ को लेकर पहले संस्थागत उसके सोशल रूट्स को मजबूत करने की बात है। सोशो पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत जब होगी तब वो हमारा पॉलिटिकल जो है वह सक्सेसफुल हो। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मनीषा बांगर, जो लगातार बामसेफ के तहत सोशल जस्टिस के लिए काम कर रही है, समाज में जागृति फैला रही है। उनका कहना है कि अभी भी देश में हालात ऐसे नहीं है कि अपनी लीडरशिप किसी दूसरे वर्ग में या कुछ दूसरे जाति को दी जा सकती है। एक पेरियार की लाइन थी कि बिल्ली को चूहे की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। उसी विचारधारा को ये मानते हैं, उसी बात से सहमत भी हैं। और एक ऐसा लोग कह रहे हैं कि अब अम्बेडकर युग की वापसी हो रही है, बहुजन समाज के लोग स्कूल पहुंचने लगे, कॉलेज पहुंचने लगे हैं। तो एक बदलाव जो है वो ये भी महसूस कर रही हैं। और चूँकि ये ग्रास रूट पे काम करती हैं, तो इनकी बातों को आप गंभीरता से ले और तब महसूस करेंगे कि आपको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर आप बराबरी चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी जो लीडरशिप हो वो आप ही के वर्ग से हो, आप ही के समाज से हो, आप ही की जाति से हो, तभी आपका शायद सामाजिक भला हो सके। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।